हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे सभी मित्रों को शुभ संध्या। दोस्तों, जैसे हम संविधान के अंतर्गत पढ़ रहे थे, हमने संविधान के अंतर्गत जो स्टार्ट किया, सबसे पहले हम संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत मैं आपको 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ। इस संविधान के अंतर्गत ही अभी हमारा एक वीडियो और बनेगा, फिर हम उसके बाद में संविधान स्टार्ट कर देंगे। संविधान ही चल रहा है, लेकिन किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना होता है। क्या बेसिक से यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और बने हैं अभी तक के सभी एग्जामों में। आओ आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले तक मैंने आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम तक पढ़ा दिया था, और जितने भी अधिनियम आए हैं अभी तक, उनमें जो 1935 वाला था वो 1919 का भारत शासन अधिनियम था। उसके भी महत्वपूर्ण तथ्य हमने जान लिए थे। उसके बाद में जो अधिनियम आया था, इसको कहते हैं हम 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखो, इसकी मुख्य बातें क्या है। इसके द्वारा ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की घोषणा की, परंतु ऐसा हुआ नहीं। मतलब कि ये जो अधिनियम था, इसके द्वारा एक अखिल भारतीय मीन्स ऑल इंडिया यूनियन, अखिल भारतीय संघ की घोषणा कर दी गई, परंतु वास्तविक में ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, अखिल भारतीय संघ मैंने बता दिया, ऑल इंडिया मतलब कि सारे इंडिया को मिलाकर एक संघ बना देना। पहले बटा हुआ था ना, हैदराबाद के निज़ाम अलग हो गए, वो नवाब अलग हो गए, ये सब इस प्रकार से बटा हुआ था। कुछ हमारी देसी रियासतें हो गई, कुछ हमारे अंग्रेज़ों के अधीन जो थे क्षेत्र, इनको मिलाकर एक हमारे संघ बनाने की बात कही की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा इम्पोर्टेंट कार्य क्या था, द्वैत शासन को प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू कर दिया गया। जो द्वैत शासन था उसे प्रांतों से है तो हटा दिया गया और अब केंद्रों में लागू कर दिया गया। ठीक है, जो द्वैत शासन मैंने अभी आपको बताया था, पीछे नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, अब उसे केंद्रों में लागू कर दिया गया। इसके तहत संघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। मतलब कि 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी? संघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची। ये सूची होती क्या है, आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में आपको सब पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जिस सूची पर संघ अधिकार बनाता है, कानून बनाता है, उस सूची को हम संघ सूची कहते हैं। जिस सूची के विषयों पर राज्य बनाता है उसे हम कहते हैं प्रांतीय सूची या प्रांतीय राज्य सूची। और जिस सूची पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को मिलके होता है उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। आने वाले आने वाले लेक्चर्स में हम सबको इन्हें पढ़ेंगे। फिर आगे और इम्पोर्टेंट क्या था, इस एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना तथा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी भारतीय बैंकों का बाप, उसकी स्थापना की गई और दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, फिर नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी स्थापना 1935 में कलकत्ता के उच्च न्यायालय को बंद करके की गई थी। जो हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता का उच्च न्यायालय तो बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर दिल्ली में एक संघीय न्यायालय बनाया गया। ठीक है नहीं। फिर आगे देखते हैं और मुख्य इसमें क्या हुआ था। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। जो 1935 का अधिनियम था, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। कितने? इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा अधिनियम था जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। फिर आगे आते हैं, इसके बाद क्या था। देखो, ये मैंने ब्रैकेट में शामिल भी कर दिया है इस अधिनियम को और 42वें संविधान संशोधन को। संविधान संशोधन हम आगे पढ़ेंगे। एक तो हमारा ये अधिनियम मतलब कि 1935 का, और हमारा 42वां संविधान संशोधन।
इन्हें मिनी संविधान कहा जाता है। मैंने आपको ये बताया भी था, मैंने शामिल भी कर रखा, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में हरिजन यानी दलितों को भी जोड़ दिया गया। कहने का मतलब ये है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति 1909 में मुसलमानों के लिए लागू की थी, 1919 में सिख वगैरह को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके द्वारा उसमें हरिजन और दलितों को भी जोड़ दिया गया। किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। कहने का मतलब साफ है कि जो फूट डालो और राजनीति करो को अधिक से अधिक और विस्तार मिलता चला जा रहा था। इसके द्वारा बर्मा को एक नया देश बनाया गया। जो बर्मा देश है, जो वर्तमान में म्यांमार है, उस देश को इसके द्वारा ही बनाया गया, इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है फिर हमारा क्रिप्स मिशन। देखो भाई क्रिप्स मिशन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट हमारा। 1942 ईस्वी में आए क्रिप्स मिशन के तहत सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकारा था। जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, इसके तहत सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकारा गया था। इसका मुख्य कारण भारत में स्वतंत्रता के लिए बहुत से विद्रोह और द्वितीय विश्व युद्ध था। कहने का मतलब ये है, जो ये क्रिप्स मिशन आया था, इस मिशन के तहत सर्वप्रथम बोला गया कि आपके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसका कारण क्या था? इसका एक कारण तो ये था कि भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत से विद्रोह हो रहे थे और उधर द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे, तो इन लोगों को भी डर लगने लगा था। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर इस स्थिति में अब भी भारत में बने रहना है तो भारतवासियों की बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट, इस मिशन में उस समय ब्रिटेन में युद्ध के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स स्वयं भारत आए थे और कहा था कि युद्ध के बाद आप संविधान बना सकते हैं। उस समय जो ब्रिटेन के युद्ध के अध्यक्ष थे, उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। वो स्वयं भारत आते हैं और भारतवासियों को राजी करने के लिए बोलते हैं कि आप हमें युद्ध में हमारे साथ लड़ेंगे और आप इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद अपना संविधान बना सकते हैं। इस बात से गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने इसे दिवालिया बैंक का भविष्य की तिथि में बनाने वाला चेक कहा। किसे? जो एक क्रिप्स मिशन आया था, इस क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का भविष्य की तिथि में बनाने वाला चेक कहा। किसने कहा? गांधी जी ने। उन्हें पता था कि कुछ नहीं होने वाला है, युद्ध में हम इनके साथ लड़ लेंगे, युद्ध ख़त्म हो जाएगा, तो फिर बात को ऐसे ही गोल मटोल कर दिया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। क्रिप्स मिशन के बाद फिर आती है बेबेल योजना। देखते हैं क्या है। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार होने पर ब्रिटेन में खलबली मच गई और उन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेवेल को भारत भेजा, जिन्होंने कहा विश्व युद्ध के बाद आपको आज़ादी दे दी जाएगी, तब तक आप कार्यकारिणी परिषद का गठन कर लें जिसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर हो। क्रिप्स मिशन फेल होकर वापस चला गया। क्रिप्स मिशन जब वापस गया तो ब्रिटेन में खलबली मच गई। बोले भाई अब तो दिक्कत आ गई, भारतीय ही हमारे साथ नहीं है। तो इस बात से उन्होंने क्या काम किया, लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेवेल को भेजा। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, यहाँ के वायसरॉय थे, उनके स्थान पर लॉर्ड बेवेल आते हैं और लॉर्ड बेवेल बोल देते हैं कि विश्व युद्ध के बाद आपको आज़ादी दे देंगे हम, तब तक आप एक काम करें, विश्व युद्ध में हमारा साथ दें और एक कार्यकारिणी सभा का परिषद का गठन कर लें और उस कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसे ही बेवेल योजना के नाम से जाना जाता, परंतु यह योजना भी पूरी तरह असफल रही। इसी योजना को हम क्या कहते हैं? बेबेल योजना कहते हैं। लेकिन इस योजना से भी भारतीयों को वे लोग शामिल नहीं कर पाए और यह योजना भी असफल हो जाती है। उसके बाद अगला है हमारा कैबिनेट मिशन। देखो भी पढ़ते हैं ध्यान से, क्या है हमारा कैबिनेट मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, मेंटेन नोट्स हैं ये। इन नोट्स को अपनी कॉपी में मेंटेन करते चलेंगे, आप पाएंगे पॉलिटी बहुत सिंपल होने वाला आपके लिए, आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत लाभकारी होगा। सॉरी।
कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। अब कौन आता है? अब भारत आया कैबिनेट मिशन। कब आया? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसी की संस्तुतियों पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी को किया गया। कहने का मतलब है संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हो गया है। कब? जुलाई 1946 में। किसकी संस्तुतियों पर? कैबिनेट मिशन। जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था उसने अपनी संस्तुतियाँ प्रदान की और उसकी संस्तुतियों को ही आधार मानते हुए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है और संविधान बनना आरंभ हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसकी संस्तुतियों पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन थे जो इस मिशन में आए थे? एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और AB अलेक्जेंडर थे। इस मिशन में 3 सदस्य आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य है या निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों नाम हमको याद होने बहुत ज़रूरी है। देखो, आज जैसे ही इस वाले वीडियो में मैं आपको संविधान का इतिहास ख़त्म कर दूंगा, तुरंत हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन रखें आप। तुरंत उसमें इसकी क्वेश्चन आंसर्स की PDF डाल दी जाएगी या मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा भी दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन के बाद क्या होता है? फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। एक अधिनियम आता है जिसे कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब आता है? ये 1947 में आता है। देखते हैं इसकी प्रमुख बातें क्या थी। आते हैं आगे। यह है एक्ट मीन्स अधिनियम। यह है अधिनियम माउंटबेटन योजना के तहत भारत व पाकिस्तान 2 राष्ट्रों के रूप में स्वतंत्रता की घोषणा के लिए पारित हुआ। यह अधिनियम आता है और इस अधिनियम में बोला जाता है कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बनेंगे और आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी। फिर आगे देखते हैं। ब्रिटिश संसद में इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया। इम्पोर्टेंट, जो ये स्वतंत्रता अधिनियम था ये भारतीय संसद में कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। और इसी प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बने। फिर नोट करके लिखा हुआ है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। ये नोट करके मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये स्वराज पार्टी ने। कब? 1924 में। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखो, यहाँ तक तो हमारी बात खत्म होगी, संविधान का इतिहास हमारा खत्म हो गया। उससे संबंधित जो मुख्य बातें अब हम उनको पढ़ेंगे। संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस किस तरीके से हुआ था। यहाँ हमने भारत को आज़ादी दिलवा दी है 15 अगस्त 1947 को, और भारत को 2 जगह बांट दिया गया है। एक का नाम है भारत और एक उसका छोटा भैया है शैतान, जिसका नाम है पाकिस्तान। शैतान पाकिस्तान। ठीक है, आते हैं। देखो अब आगे पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा की सर्वप्रथमांक किसने की थी? स्वराज पार्टी ने की थी। कब की थी? 1924 में। फिर देखो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। जो ये मिशन आया था इसके तहत यह डिसाइड हुआ कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इन 389 सदस्यों में 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, मतलब कि ऐसे प्रांत जहाँ ब्रिटिशर्स का शासन है, ब्रिटिश प्रांतों या राज्यों से। 93 देशी रियासतों से और 4 होंगे, 93 देशी रियासत से हो गए और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। कमिश्नरी क्षेत्र में जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसी प्रकार के क्षेत्रों को पहले कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। तो सिंपल कहने का मतलब ये है, जो 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी इनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से होने थे
93 देसी रियासतों से और 4 कम स्तरीय क्षेत्रों से होने थे। इसमें 15 महिला सदस्य थीं। जो इनका निर्वाचन हुआ, जो ये 389 सदस्य हुए, इनमें 15 महिला सदस्य भी शामिल थी और इन 15 महिला सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो संविधान सभा में 15 महिला थी उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी जिसका नाम बेगम एजाज रसूल था। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या क्या है। आगे है फिर हमारा, इसको थोड़ा सेट करेंगे। इन 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। मतलब कि इन 389 सदस्यों में से 296 के लिए क्या हुए, चुनाव हुए। इन 296 लोगों में से 208 तो किसने जीते, कांग्रेस ने। 73 किसने जीते, मुस्लिम लीग ने। एवं अन्य दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 15 स्थान प्राप्त किए। कहने का मतलब है जो 389 सदस्य निश्चित किए गए थे, उन 389 में से 296 प्रांतों के लिए जो निर्धारित 296 सदस्य थे उनके चुनाव हुए। उसमें से 208 कांग्रेस ने जीते, 73 मुस्लिम लीग ने जीते और 15 स्वतंत्र उम्मीदवारों या अन्य दलों के लोगों ने जीते, ठीक है। इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन द्वारा यह चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराया गया था, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने मतदान किया था। मतलब कि जनता ने पहले किसे चुना, जनता ने पहले चुना विधानसभा के सदस्यों को, फिर विधानसभा के सदस्यों की वोटिंग हुई और उन्होंने किसे चुना, उन्होंने इन सदस्यों को चुना था। ये सारे सदस्य 389 नहीं, सॉरी, ये 296 सदस्य चुनाव वाले जो हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनका संविधान सभा के सदस्यों को जो चुनाव हुआ था उसमें प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने वोट नहीं दिया था, बल्कि उनमें जो वोट दिया था, उनका जो चुनाव किया था वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने किया था। उसके बाद फिर आगे चुनाव हो गया है। चुनाव होने के बाद संविधान सभा का गठन हो गया है। संविधान सभा का गठन होने के बाद में क्या होगा, उसकी बैठक होनी आरंभ होगी और संविधान का निर्माण कार्य आरंभ होगा। देखते हैं, देखो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। कहने का मतलब है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। दिल्ली में कहाँ पर, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसमें जो उस सभा में उस समय जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें उसका अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं, अस्थायी। मतलब कि जब तक अध्यक्ष का गठन नहीं होता है इसकी अध्यक्षता आप करेंगे। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। कहने का मतलब है जो ये संविधान सभा की पहली बैठक थी, इसमें इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। देसी रियासतों में से बहुत सारी देसी रियासत थी, उनमें से हैदराबाद ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था किस आधार पे, जो प्रांत की जनसंख्या थी उसी के आधार पे, यानी 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। जो जहाँ पे 10 लाख की आबादी थी उनके लिए एक स्थान दे दिया गया और चुनाव कराया गया, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। संविधान सभा के सदस्यों में 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति के थे। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें
33 सदस्य ऐसे थे जो अनुसूचित जनजाति के थे। जनजाति मीन्स एसटी। फिर आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। मतलब कि जस्ट उसके 2 दिन बाद, कब, 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे उनके स्थान पर स्थायी अध्यक्ष का चयन कर लिया गया। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। और आपके एच.सी. मुखर्जी यानी हरीशचंद्र मुखर्जी ये उपाध्यक्ष बने और बी.एन. राव यानी बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। उसके बाद देखते हैं संविधान के निर्माण में ये गलत लिखा हुआ है, ये नो गलत लिखा हुआ है, इसको काट लेंगे आप, ठीक है। देखो आप इसको एक बार देख लेंगे, ये 29 जो है ना, 29 में नो ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होना। कहने का मतलब है संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा कुल 63,96,729 रुपये का खर्चा आया। बहुत इंपॉर्टेंट, कुल संविधान के निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, और रुपए कितने खर्च हुए? 63,96,729 रुपये। आगे फिर संविधान के सभी प्रारूपों पर 114 दिन बहस हुई और 284 सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी। इनमें 8 महिलाएं थीं। कहने का मतलब है संविधान के जितने भी प्रारूप थे उन पर 114 दिन बहस चली और इन प्रारूपों पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दर्ज की। इन 284 सदस्यों में 8 महिलाएं थीं। सिंपल, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला। जो हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी तथा वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची हैं। ये मैं सब आपको आगे पढ़ाऊँगा। सिंपल यहाँ आपको जानना है जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। इसके बाद फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन भारत की जनता ने संविधान को अंगीकृत यानी आत्मसमर्पित कर लिया था, उसको अपना लिया था तथा इसके कुछ अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था, परंतु संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। कहने का मतलब है जो हमारा संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन इसको अपना लिया गया था और इसके कुछ भागों को लागू भी कर दिया गया था, कुछ अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू किया? पूर्ण रूप से लागू किया 26 जनवरी 1950 को। इसके आगे देखते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत यानी अपनाना अंगीकृत कर लिया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और इसी दिन इसको अपना लिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अंतिम बैठक होगी इसकी 24 जनवरी 1950 को। प्रथम होगी 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम होगी 24 जनवरी 1950 को। तथा इसी दिन राष्ट्रीय गान मतलब कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र ध्वज को अपनाया, राष्ट्र ध्वज अपनाया 22 जुलाई 1947 को। आगे फिर प्रेम बिहारी राय जदा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा था तथा इसे लिखने का कोई पैसा नहीं लिया था। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा और उसे लिखने का कोई पैसा भी नहीं लिया?
तो ये थे हमारे प्रेम बिहारी रायजादा। फिर आगे 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को किधर गए भी आप, सॉरी, ये थे हमारे, नहीं हम आगे पहुंच गए हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने अपनाया था। कहने का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य कब पारित किया, 13 दिसंबर 1946 को पारित कर दिया था। और उसे अपनाया कब था संविधान सभा ने, उसे अपनाया था 22 जनवरी 1947 को। इम्पोर्टेंट, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था तथा संवैधानिक सलाहकार भी यही थे। कहने का मतलब जो BN राव थे यही संवैधानिक सलाहकार थे, और जो संविधान का प्रारूप था ये भी इन्होंने ही तैयार किया था। मतलब कि जिस प्रारूप में हम संविधान को देखते हैं या वर्तमान में है, वो प्रारूप किसने तैयार किया, BN राव ने, और यही संवैधानिक सलाहकार थे। आगे फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अभी हमने पढ़ा 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, और उसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। आगे फिर 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। मतलब कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान, जब राष्ट्रीय अलग है तो संविधान तो बनना ही था अलग। आगे देखते हुए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। ये इंपॉर्टेंट तथ्य वो सारे शामिल कर दिए गए हैं जो हमें जानने बेहद ज़रूरी हैं। फिर आगे सबसे पहले ब्रिटेन का संविधान लागू हुआ। मतलब कि पूरे विश्व में सबसे पहले किसका संविधान लागू हुआ था, ब्रिटेन का संविधान लागू हुआ। इसकी कोई तारीख की पुष्टि नहीं है, ये भी नहीं पता कब लागू हुआ। बाकी देशों ने इससे प्रेरित होकर अपने संविधान का निर्माण किया, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को पूरे विश्व के संविधानों की जननी कहा जाता है। पूरे विश्व के संविधानों की जननी ब्रिटेन का संविधान। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले लागू हुआ था और इसी से प्रेरित होकर अन्य देशों ने अपने संविधान का निर्माण किया था। फिर आगे है संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान का गठन सबसे पहले अमेरिका और अलिखित संविधान का गठन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। लिखित है तो अमेरिका है, अलिखित है तो ब्रिटेन है। ठीक है, लिखित संविधान का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ, लिखित संविधान का सबसे पहले अमेरिका में और अलिखित का ब्रिटेन में हुआ। नोट करके मैंने लिख दिया, अलिखित संविधान वह संविधान होता है जो परंपराओं पर चलता है। अलिखित संविधान को परंपराओं पर चलता है, इसमें लिखित रूप से कुछ नहीं होता है। आगे देखते हैं फिर इसके आगे नेक्स्ट कुछ है क्या। और इसी के साथ हमने संविधान का इतिहास पूरा कर लिया है। इसके बाद में हम संविधान को मूल रूप से करना आरंभ कर देंगे, और जो इससे अगली वीडियो संविधान की होने वाली है वो संविधान इतिहास की प्रश्नोत्तरी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर हम अपने संविधान को पढ़ेंगे। पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3, नागरिकता, मूल अधिकार, ये सब क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही मिलते रहेंगे, और साथ साथ में उनके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। और जल्दी से जल्दी आपका कोर्स पूरा कराना है, ये गारंटी मेरी है, क्योंकि 2021 चुनावी वर्ष है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, उनमें से केवल एक वैकेंसी चाहिए। आप इसी प्रकार पढ़ते रहें। कोई दिक्कत हो तो ये मेरा नंबर भी है इधर लिखा हुआ, और अपनी ऑफलाइन क्लासेस सिलेक्शन एकेडमी गजरोला में चलती हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, और ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।